नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा मैकुलस मेथड। ठीक है, हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन था, उसमें तीन मेथड्स होते हैं। पहला था डबल इंटीग्रेशन मेथड जो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है मैकुलेस मेथड। तो जो मैकुलेज मेथड है वो, उसको अगर आप ये कह दो कि डबल इंटीग्रेशन मेथड का इम्प्रूवमेंट है तो वो गलत है, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो मैकुलेज मेथड है उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया गया, बस टेक्निक बताई गई है कि अगर आपके पास में वेरियस टाइप्स ऑफ द लोडिंग हो किसी बीम पर तो उसको कैसे सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, उन्होंने थोड़ा उसका एडवांसमेंट किया डबल इंटीग्रेशन मेथड का। ठीक है, तो जो आपको पता है कि अगर वेरियस काइंड ऑफ लोडिंग हो, जैसे कि अगर पॉइंट लोड भी हो या फिर कह सकते हो 4-5 पॉइंट लोड्स हो या फिर कह सकते हो कि यूडीएल प्लस पॉइंट लोड हो, तो उस केस में अपने पास में जो बीम के लिए स्लोप एंड जो डिफ्लेक्शन जो केस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टीडियस हो सकते हैं। ठीक है, उस केस में मिस्टर W.H. मैकुले उन्होंने एक मेथड बनाया। ठीक है, और वो मेथड क्या था, उन्होंने कंटिन्यूस एक्सप्रेशन दिया बेंडिंग मोमेंट का फॉर ए बीम फॉर गिवन लोडिंग। ठीक है, और उस फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड इंटीग्रेशन इन सच अ वे दैट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द इंटीग्रेशन आर वैलिड फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द बीम। कि उस एक्सप्रेशन से जो आपके पास कांस्टेंट आ रहे थे वो थ्रू आउट द ऑल द बीम कांस्टेंट वो एप्लीकेबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अलग अलग लोडिंग के लिए अलग अलग अपन को वो निकालना पड़ेगा। इवन दो द लॉ ऑफ बेंडिंग मोमेंट वेरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, मतलब अगर बेंडिंग मोमेंट का अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आ रही हो, उस केस में भी अपने पास में जो कांस्टेंट्स आते हैं वो एक जैसे ही रहें। टिपिकली partial and uniformly distributed load and uniformly varying loads over the span and a number of concentrated loads are conventionally handled using this technique। कहने का मतलब है कि जो अलग अलग लोड आते हैं और जो वेरिंग लोड्स होते हैं वो इस टेक्निक की सहायता से आराम से हैंडल किए जा सकते हैं। तो नथिंग बट मैकुलेज मेथड इज इम्प्रूवमेंट ओवर द डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड कैन बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग अप्लाइड एट द बीम। ठीक है, और उस केस में जब अलग अलग लोडिंग रहती है तो उस केस में ये बात याद रखना होता है कि जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होती है वो भी बार बार चेंज होती रहती है, जैसे थ्रू आउट द सेक्शन सेम नहीं रहती है। जो डबल इंटीग्रेशन मेथड था ऑन द अदर हैंड, उसमें क्या था, जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन था वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें कैसे अप्रोच करनी है वो आगे चल के अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल्स फॉर मैकुलेज मेथड, तो सबसे पहला आता है कि जो आपको ओरिजिन लेना होता है। अगर देखिए अपन जो इक्वेशन लिखते हैं, जो एक्स लेते हैं वो अपन कहीं से भी ले सकते हैं एक बीम के लिए। ठीक है, लेकिन फॉर द मैकुलेज मेथड के लिए सबसे पहले अपन को देखना है कि जो ओरिजिन होता है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेना होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये बीम सेक्शन है आपके पास में, तो इसके जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वहाँ पे इसका ओरिजिन अपन को लेना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात टेक क्लॉकवाइज मोमेंट एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एज नेगेटिव। मतलब जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव लेना है। जैसे कि ये बीम अगर मान लीजिए अपने पास ये दो हैं, सपोर्ट कंडीशन हो गया, ये अपन ने एक्स से डिस्टेंस पे जाके एक ले लिया, तो जो लेफ्ट में आएगा क्लॉकवाइज उसको पॉजिटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज आएगा उसको नेगेटिव लेना है। दूसरी बात, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में फॉर एनी टर्म x माइनस ए। अब देखिए क्या करना होता है जब अपन इसमें जैसे ये बीम सेक्शन है, इसमें अगर मान लीजिए अपन ने x लिया और कोई लोड यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, तो उसके लिए जो इक्वेशन लिखते हैं अपन उसकी जो दूरी दिखाते हैं सेक्शन से, अगर मान लीजिए ये a है और ये टोटल x है, तो ये बच गया x माइनस ए। तो x माइनस ए की टर्म्स में इसको दिखाते हैं, और यदि किसी भी सेक्शन के लिए x माइनस ए का मान नेगेटिव आ रहा है तो उस टर्म को अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। x माइनस ए शुड बी पॉजिटिव फॉर अ गिवन सेक्शन। गिवन सेक्शन का मतलब हो गया था कि x का वैल्यू अगर इससे छोटा हो गया तो वो लोड कंसिडर नहीं करना है जब अपन को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना हो तब।
द क्वांटिटी x माइनस ए शुड बी इंटीग्रेटेड एज x माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2 एंड x माइनस ए का क्यूब अपॉन 6। इसको ऐसा नहीं होता कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अलग हो गया और माइनस ए एक्स अलग हो गया, इसको अलग अलग नहीं करना है। जो x माइनस है उसको एज ए यूनिट कंसिडर करके चलना है, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें एक टिपिकल सा डायग्राम अपन को दे रखा है, ठीक है। तो अपने पास एक बीम ने जो है इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कह दीजिए, जिसके ए और बी एंड है और उसके पॉइंट सी डी एंड ई पर लोडिंग हो रही है W1, W2 एंड W3, ठीक है कि नहीं। तो W1 इज इक्वल टू A1, W2 इक्वल टू A2 एंड W3 इक्वल टू A3 डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक है कि नहीं। एंड द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू L, यस और नो। चलिए बात समझ में आ गई। अब इसमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसकी बेंडिंग इक्वेशन लिखनी है, वो अपन आगे चल के इसको देखते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो जब फॉलोइंग फिगर था उसमें 3 लोडिंग थी, W1, W2 एंड W3 लोड्स आर एक्टिंग ऑन अ बीम, जिनकी डिस्टेंस अगर ए सपोर्ट से देखूंगा तो क्या थी, A1, A2 एंड A3। ए बी जो इनिशियल पोजीशन थी वो लोडिंग के बाद में थोड़ा सैग हो जाएगा और ए एफ बी उसकी पोजीशन हो जाएगी, मतलब सैग हो जाएगी। थीटा ए एंड थीटा बी आर द स्लोप एट सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी। आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड जो बीम होती है उसकी एंड कंडीशन में क्या होता है, स्लोप आ जाता है, डिफ्लेक्शन जीरो रहता है। देखिए अपन को अगर कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है डबल इंटीग्रेशन मेथड से चाहे मैकुलेज मेथड से, तो एक बात याद रखने वाली है कि उसमें जो एंड कंडीशन होती है वो अपन को पता होना चाहिए, यस और नो। अगर एंड कंडीशन पता नहीं होगी तो अपन जब इंटीग्रेशन करके जब थीटा की और डिफ्लेक्शन वाई की वैल्यू निकालेंगे तो बिना एंड कंडीशन का अपन वो निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। या यू कैन से सबसे पहले अपन को जब इंटीग्रेशन करने के बाद में अपन को कांस्टेंट चाहिए होते हैं तो वो कांस्टेंट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। थीटा ए एंड थीटा बी स्लोप एट सपोर्ट ए, थीटा बी स्लोप एट सपोर्ट बी, ठीक है। वाई सी वाई डी एंड वाई ई डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया। बाउंड्री कंडीशन देखिए, वी मस्ट बी अवेयर विद द बाउंड्री कंडीशन एप्लीकेबल इन सच अ प्रॉब्लम वेयर बीम विल बी सिंपली सपोर्टेड एंड लोडेड विद मल्टी पॉइंट लोड, ठीक है कि नहीं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। अब इसमें कुछ स्टेप्स ले रखे हैं। तो डिफ्लेक्शन अपन को पता है कि जीरो रहेगा और स्लोप होगी जो मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ रिएक्शन फोर्सेज। हियर इन दिस केस वी नीड टू सिक्योर द वैल्यूज ऑफ आर ए एंड आर बी। अपन को सबसे पहले जब ये इक्वेशंस लिखते हैं तो सबसे पहले अपन को जो बीम होती है वो डिटर्मिनेंट का टाइप होती है। तो एंड रिएक्शंस या सपोर्ट रिएक्शन अपन को पता होनी चाहिए, अपन यह पता कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन कोई भी जो सेक्शन होता है उसको अज्यूम करते हैं। नाउ वी विल हैव टू अज्यूम वन सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। हियर इन दिस केस वी विल अज्यूम वन सेक्शन एक्स एक्स एक्सट्रीम फॉर इसमें गलत है, एक्सट्रीम फार अवे फ्रॉम सपोर्ट ए एंड लेट अस कंसीडर द सेक्शन एक्स एक्स इज हैविंग एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट ए। अब अपन क्या करते हैं, एक्स एक्स जो सेक्शन है अगर डिफरेंट लोडिंग हो रही है कंडीशन है तो उस केस में क्या करते हैं, उसको मैक्सिमम दूरी तक लेने की कोशिश करते हैं कि जो सारे लोड्स हैं वो अपने उस सेक्शन के अंदर आ जाए, ताकि जब अपन बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे x माइनस ए की टर्म्स में तो वहाँ पे जो सारे के सारे लोड है वो कंसिडर हो जाएं, ठीक है कि नहीं। ये इस बात का हमें इसको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अपने पास में जो स्टेप 3 है उसमें अपन बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो मैंने कहा कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको ओरिजिन लेना है, ठीक है, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वहाँ पे पॉजिटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव लेके चलना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए देखो मैं यहाँ पे बीम बनाने की कोशिश करता हूँ, ये बीम था, यहाँ पे W1, ये W2 और ये W3, पहली बात तो ये, ठीक है कि नहीं। ये हो गया अपने पास में एक बीम हो गया, इसकी A1 दूरी, A2 दूरी और A3 दूरी यहाँ पर है और अपन ने जो सेक्शन लिया है वो एक्स एक्स यहाँ पे अपन इसको मान लिया। तो जब एक्स एक्स की बात करेंगे तो A1x यहाँ से दूरी हो जाएगी,
ये दो दूरी हो जाएगी A1 x माइनस A1, फिर ये दो दूरी हो जाएगी x माइनस A2, और जो ये दूरी हो जाएगी वो x माइनस A3। ये दूरी अपने पास में इसके बच जाएगी। वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन टू प्रोवाइड द सूटेबल साइन फॉर अबव कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट about section access. For more details information about the sign convention used for bending moment, we request you to please find the post sign convention. अब इसमें क्या होता है, जो मैंने जो साइन कन्वेंशन बताया था आपको बेंडिंग मोमेंट के लिए और शेयर फोर्स के लिए फॉर एनी सेक्शन, वो मैंने डबल इंटीग्रेशन मेथड जो आपका पिछला चैप्टर था उसमें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस चैप्टर में तो मैं अगर मान लीजिए अपन को एक्सट्रीम लेफ्ट में लेना है तो उसके लिए जो क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव लेके अपन को चलना है। ठीक है कि नहीं, अपन को इस बात का ध्यान रखना है। तो अपने पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी mx rax माइनस w1 x माइनस a1 माइनस w2 x माइनस a2 और w3 x माइनस a3। a1 a2 a3 उसकी a डिस्टेंस से दूरियां हैं और x से जो टोटल दूरी है उसमें से इसको माइनस करके टर्म्स में लिख देंगे। देखिए x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 है, इनको एक ही यूनिट कंसिडर करना है, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं। अब जो अपने पास में बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आएगा वो आएगा, अपने पास जो इक्वेशन होता है वो रहता है ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स, है क्या नहीं। अब एम एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आर ए एक्स माइनस डब्ल्यू वन एक्स माइनस ए वन माइनस डब्ल्यू टू एक्स माइनस ए टू माइनस डब्ल्यू थ्री एक्स माइनस ए थ्री। ठीक है कि नहीं। तो नाउ स्लोप विल बी कंसिडर द डिफ्लेक्शन इक्वेशन आएगी। अब इसको अपन को दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जो पहला इंटीग्रेशन होगा वो देगा अपन को स्लोप और जो दूसरा इंटीग्रेशन होगा वो देगा अपन को डिफ्लेक्शन। ठीक है कि नहीं। तब इसको थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे करेगा। अब देखिए इसमें जो दो बार इंटीग्रेशन दे रखा है, जब पहली बार y के x के रेस्पेक्ट में y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, आर ए एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू वन एक्स माइनस ए वन है उसका स्क्वायर हो इंटीग्रेशन करेंगे तो जो x का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स। ये तो अलग अलग हो गया, पर अपन को एज ए यूनिट कंसिडर करना है तो x माइनस ए वन का होल स्क्वायर बाई टू एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर बाई टू। इसी प्रकार जब फर्दर एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे इसमें जो कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा c1। ठीक है नहीं। अब इसको एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो जो डी वाई बाई डी एक्स उसका इंटीग्रेशन होकर y बन जाएगा, आर ए एक्स क्यू बाई थ्री माइनस डब्ल्यू वन एक्स माइनस ए वन थ्री बाई टू, इसका वो हो जाएगा प्लस c1 अगर अकेला है कांस्टेंट है तो उसका c1 एक्स प्लस c2 एक नया कांस्टेंट जुड़ जाएगा क्योंकि ये अनडिटर्मिनेंट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, देखिए जैसे अपन मैंने बताया था कि x माइनस ए वन को एज ए यूनिट कंसिडर करना। अब क्यों करना है, देखिए अपने पास में दो एंड कंडीशन होगी। पहले एंड कंडीशन क्या हो गया, जब x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, फिर x इक्वल टू एल वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो एंड कंडीशन होती है वहाँ पे डिफ्लेक्शन का मान क्या होता है जीरो। ठीक है कि नहीं। तो इस केस में जब x इक्वल टू जीरो करेंगे तो कौन कौन सी टर्म्स जीरो हो जाएगी। देखिए x इक्वल टू जीरो पे जब इसका मान जीरो करेंगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब जैसे मैंने बताया कि x माइनस ए वाली जो टर्म है उसका मान नेगेटिव आएगा, उसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू जीरो के केस में इसको इसको और इसको जीरो कर दिया जाएगा। तो जब x यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो c2 का मान यहाँ से आ जाएगा, है क्या नहीं है। फिर जब दूसरी कंडीशन लगाएंगे अपन c3 x इक्वल टू एल वाली, तब उस कंडीशन में सारे के सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। ये जो सारे हैं ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो इन सबको अपन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो वहाँ से अपने पास में c1 और c2 का वैल्यू निकल के आएगा, यस और नो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास जो इक्वेशन आएगी उसको अपन को सोल्व करना है एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। वो स्टेप नंबर 6 जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्लोप कंडीशन को ध्यान में रखना है, सॉरी एंड कंडीशन को। तो जो बाउंड्री कंडीशन या एंड कंडीशन है उसमें x इक्वल टू जीरो पे डिफ्लेक्शन जीरो और x इक्वल टू एल पे डिफ्लेक्शन y वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एंड सपोर्ट कंडीशन होती है। ठीक है कि नहीं है। स्टेप नंबर जो 8 है
7 है उसमें अपन को C1 और C2 का वैल्यू निकल जाएगा बाउंड्री कंडीशन की सहायता से, ठीक है कि नहीं है। तो C1 और C2 का वैल्यू अब क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर 8 होगा उसमें अपन क्या करेंगे, C1 और C2 का वैल्यू पुट करेंगे अपनी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में, और वहाँ से अपने पास x का वैल्यू रखे अपन स्लोप कौन सी पोजीशन में अपन को जैसे स्लोप और डिफ्लेक्शन चाहिए वो वैल्यूज पता कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो ही गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं कि फॉर बीम विथ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स सेपरेट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन had to be written for each part of the beam between adjacent load। इसमें क्या होता है, जब अलग अलग लोडिंग्स होती है तो उसमें क्या होता है, हर सेक्शन के लिए अपन को अलग अलग बेंडिंग मोमेंट लिखना पड़ता है क्योंकि अलग अलग होता है। लेकिन जो मैकुलेज मेथड है उसमें ऐसा नहीं, उसने एक ही इक्वेशन लिख दिया और उसमें एक टर्म्स लगा दी, भाई x माइनस ए का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो वो वैल्यू अपन को कंसिडर नहीं करना है। इंटीग्रेशन ऑफ ईच एक्सप्रेशन गिवन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप फॉर ईच पार्ट ऑफ द बीम। हर पार्ट के लिए अपन को ये स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन देते हैं, ठीक है कि नहीं है। ईच स्लोप एंड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप इंक्लूड्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दीज वी हैव टू बी डिटरमाइंड फॉर ईच पार्ट ऑफ द बीम, ठीक है कि नहीं। ये हर पार्ट के लिए अपन वैल्यू इसमें पता कर सकते हैं। फोर ड्राइविंग बेंडिंग मोमेंट्स वो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। एक एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करके देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बस सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, उसमें 2 लोडिंग दे रखी है। तो 2 लोडिंग कंडीशन में क्या होगा, आपको मैकुलेज मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपका ख़त्म। इसको करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो अपन इसको आगे क्लासेस में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।